जून 2024 केरला का मन्नार पुलिस स्टेशन। दोपहर का वक्त था जब ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल के हाथ में एक अजीब सा लिफाफा आया। उस लिफाफे पर न भेजने वाले का नाम दर्ज था और न ही कोई पता, लेकिन जैसे ही उसे खोला गया पूरे कमरे में एक अजीब सी अनजानी गंध फैल गई। कागज पर लिखे उन चंद शब्दों को पढ़ते ही पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। माहौल में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसके विजुअल्स आपका दिमाग खुद ब खुद तैयार करेगा। यह कहानी शुरू होती है साल 2007 से। जगह वही मन्नार जहाँ कला नाम की एक लड़की रहा करती थी। कला एक बेहद सिंपल और मासूम सी लड़की थी जिसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। उसके दिल में अनिल के लिए एक खास पसंद थी जो उसके घर से बस 2 गली दूर ही रहता था। अक्सर रास्ते में आते जाते उनकी एक्सीडेंटल मुलाकातें हो जाया करती थी और धीरे धीरे यही मुलाकातें गहरी मोहब्बत में बदल गईं। अब अनिल और कला इस मोड़ पर थे जहां उन्हें लगने लगा था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। कला अनिल के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, बट दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उन्हें पता था कि घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि उनके समाज में सिर्फ अपनी ही बिरादरी में शादी करने का रिवाज था। परिवार की बंदिशों के बावजूद दोनों अपने प्यार की जिद पर अड़े रहे। आखिरकार 2007 में उन्होंने भागकर शादी कर ली। इस फैसले की कीमत भी बड़ी थी। कला के घर वालों ने उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया और अनिल को भी अपना घर छोड़कर एक रेंटेड हाउस में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। अनिल और कला की जिंदगी भी एकदम बढ़िया चल रही थी और फिर 1.5 साल बाद उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। वैसे तो उनकी लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन कभी कभार उनके अंदर नोक झोंक होती रहती थी और बच्चा होने के बाद दोनों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। बच्चे को अब पालना भी था, जिसके चलते अनिल को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। उन्हीं दिनों कला का एक बचपन का मेल फ्रेंड था जिसके वह काफी करीब थी और वह फ्रेंड अक्सर कला का हालचाल पूछने के लिए अनिल के घर आया करता था। तो अनिल, जो कि अब ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था, उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। देखा जाए तो किसी भी मर्द को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। अब इसके चलते अनिल कला पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कला का अब इसके फ्रेंड के साथ चक्कर चलने लगा है। अब दोनों में झगड़े होने लगे। अनिल कला पर इल्जाम लगाता तो कला अनिल पर। 2009 आते आते दोनों की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। देखिए, जो अनिल था वो तो कला से बहुत प्यार करता था, पर उस शक की सुई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन किसे पता था कि इस कहानी में एक धोखा इंतजार कर रहा था और वो धोखा कला की तरफ से आया। कला अब किसी और की तरफ आकर्षित होने लगी थी और चोरी छिपे सूरज नाम के एक शख्स के साथ वक्त बिताने लगी थी। आखिरकार वो बुरा दिन आ ही गया जिसने अनिल की दुनिया उजाड़ दी। कला सूरज के साथ भाग गई। अनिल के पड़ोसी अक्सर देखते थे कि वो कला की याद में घंटों आंसू बहाया करता था। सबको अनिल पर बहुत तरस आता था, क्योंकि मोहल्ले में हर कोई जानता था कि कला का कहीं आउटसाइड अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच काफी झगड़े भी होते थे। लेकिन इस पूरी घटना से सबसे ज्यादा चोट कला के माता पिता को पहुंची। उनके लिए यह दोहरा झटका था। पहले तो उसने परिवार के खिलाफ जाकर भागकर शादी की और अब किसी दूसरे मर्द के साथ भाग जाने की खबर ने उनकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। अब उनके दिल में अपनी बेटी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इस हादसे के बाद ना तो किसी ने कला को ढूंढने की कोशिश की और ना ही कभी यह जानना चाहा कि वो कहाँ और किस हाल में है। थोड़ा वक्त और बीता और अनिल ने भी दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे ही सही, पर उसकी जिंदगी भी अब पटरी पर आने लगी। कभी कभार बीच में अनिल को कला की खबर कोई ना कोई दे ही जाता कि वो अपने नए आशिक के साथ कहां पर रहती है, लेकिन अनिल ने कभी भी उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। अनिल अपनी जिंदगी में खुश था। अब वो कोई गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। जिंदगी यूं ही चलती गई और साल बीतते गए। काम के सिलसिले में अनिल कभी तो केरला के बड़े शहरों में तो कभी इंडिया के बाहर साउथ अफ्रीका जैसे देशों में काम करने के लिए जाता रहा। और इस बीच अनिल के साथ साथ बाकी लोग भी कला को जैसे भूल ही गए। किसी को अब याद भी नहीं रहा कि कला जैसी लड़की भी कभी यहाँ रहा करती थी। देखिए, अब इसी तरह आ गया 2023 और अनिल अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते
इजराइल चला गया। वहां उसे काम करते हुए अब 9 महीने बीत गए। जून 2024 अनिल इजराइल में अपने काम में बिजी था और इधर इंडिया में केरला के मन्नार पुलिस स्टेशन के अंदर हड़कंप मच गया। पुलिस स्टेशन में किसी अननोन मैन ने एक मिस्टीरियस लेटर भेजा, जिसे पढ़कर एक बार के लिए सबकी सांसें सूख गई। देखिए, पुलिस स्टेशन में जो मिस्टीरियस लेटर पहुंचा था उसमें जो लिखा हुआ था, अब आप भी उसे ध्यान से सुन। लिखने वाला बड़ी कन्फ्यूजन में लिखता है, साहब करीब 15 साल पहले हमारे इलाके में एक कत्ल हुआ था और जिस महिला का कत्ल हुआ उसका नाम कला था। कत्ल 4 लोगों ने मिलकर किया था और फिर उस अननोन मैन ने नीचे की तरफ उन चारों के नाम लिखे थे। लेटर में उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में पढ़ पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। वो इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते थे। तुरंत जांच स्टार्ट हुई और पास के सभी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना पहुंचा दी। पुलिस को निर्देश दिया गया कि 15 साल पहले अगर कला नाम की किसी औरत की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसे फौरन ढूंढा जाए। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। सभी ऑफिसर्स ने छानबीन में जमीन आसमान एक कर दिया, बट पुलिस को अब लगने लगा था कि पक्का किसी ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और उनका कीमती टाइम वेस्ट किया है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उस लेटर को इलाके के एएसपी को फॉरवर्ड कर दिया। एएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक जांच टीम बनाई और एक बार फिर केस की कार्रवाई शुरू हो गई। देखिए, 15 साल एक बहुत ही लंबा समय होता है और अगर कोई औरत इतने सालों से गायब है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही ना लिखवाई हो। यह बात पुलिस वालों को पच नहीं रही, इसलिए अब वो इस केस को शक के नजरिए से देखने लगे। कला की तलाश में पुलिस स्टेशन की 4 दीवारी से बाहर निकली और उस नाम को ढूंढते ढूंढते आखिरकार अनिल के घर तक पहुंच ही गए। जहां कभी अनिल और कला एक साथ रहा करते, वहां उन्हें कला तो नहीं लेकिन अनिल की नई बीवी जरूर मिली, जो पुलिस वालों को वह सब बताती है जो कला और अनिल के बीच हुआ था। जब पुलिस ने वहां पड़ोसियों से भी पूछताछ की तो सबका एक ही बयान था। करीब 15 साल पहले कला एक सूरज नाम के शख्स के साथ भाग गई थी और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। पुलिस को अब सबकी बातें सुनकर लगा कि जब कला अपनी मर्जी से गई है तो मिसिंग रिपोर्ट भला कौन लिखाएगा। पुलिस ने थोड़ी और तहकीकात की और वह कला के माँ बाप के घर आ पहुंच, लेकिन उन्हें पता चला कि कला के पेरेंट्स तो अब इस दुनिया में रहे ही नहीं। कला का एक भाई भी था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कला के भाई ने कहा, कला ने हम सबके खिलाफ जाकर शादी की थी और फिर एक दिन पता चला कि वह अब किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। तो यह बातें सुनकर हम सबको बहुत शर्म, हमने उसी दिन से उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कला का भाई बोलता है, जहाँ तक मिसिंग रिपोर्ट की बात है वह ना तो मैंने लिखाई और ना ही मेरे माँ बाप, क्योंकि सबको पता था कला अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस को जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी उन्होंने इकट्ठी कर, लेकिन पुलिस को अभी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर नहीं मिला और वो था अनिल कुमार। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह अपने काम के सिलसिले में अक्सर कंट्री से बाहर ही रहता था, कभी साउथ अफ्रीका, कभी दुबई, कभी कतर। लेकिन करीब 9 महीने पहले वो वर्क वीजा पर इजराइल में चला गया। अब ना तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर था और ना ही किसी को यह पता था कि वो इजराइल में किस कंपनी के लिए काम करता। अब एसपी साहब ने सोचा ऐसे तो बात नहीं बनेगी कि तभी एसपी साहब की नज़र उस लेटर पर गई जहां वो बाकी के 4 नाम लिखे हुए। वो नाम थे प्रमोद, सोमन और जीनू। पुलिस ने उन सबको ढूंढने की कोशिश की, शायद वो इलाके के बाहर थे, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली पुलिस ने उन सबको ढूंढ ही लिया और अच्छी तरह से उनसे पूछताछ की। लेकिन पूछताछ में भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। फिर पुलिस को एक दिन पता चला कि इस प्रमोद नाम के लड़के के अक्सर अपनी वाइफ के साथ झगड़े हुआ करते थे और कुछ ही दिन पहले उसकी वाइफ उससे झगड़ा करके अपने मायके भी चली गई थी और प्रमोद भी उसके पीछे पीछे मायके की ओर चला गया और अपने ससुराल जाकर अपनी वाइफ को मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद वहां लोकल पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर वो 2 दिन जेल की हवा खा के भी आए। इसके अलावा प्रमोद से पुलिस को कुछ नहीं, और जहां बाकी 2 जनों की बात थी तो उनसे भी पुलिस वालों को कुछ खास जानकारी नहीं मिली, क्योंकि ना तो उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही वह इस तरह के इंसान थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने एक कंक्लूजन निकाला कि पक्का किसी ने इन लोगों को फंसाने की कोशिश की है
और वह लेटर जानबूझकर किसी ने पुलिस स्टेशन में छोड़ा। शायद किसी की इन सब के साथ कोई पुरानी दुश्मनी होगी और इसलिए इन सब के नाम उस लेटर में डाल दिए और कला जो पहले ही वह जगह छोड़ चुकी थी उसका भी नाम डाल दिया ताकि कहानी थोड़ी और रिलायबल लगे। जबकि कला का ना तो कत्ल हुआ है और ना ही वह मिसिंग है। फिर पुलिस ने सोचा क्यों ना इस लेटर लिखने वाले को ही ढूंढा। कौन लिख सकता है आखिर यह लेटर जिसकी उन सबसे दुश्मनी। तो पुलिस दुश्मनी वाले एंगल से केस को टटोलने लगी बट कुछ हाथ ना आया। सभी जगह अब हाथ पैर मारने के बाद पुलिस वालों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन एसपी साहब को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कोई तो गड़बड़ थी इस केस में, क्योंकि अगर कला जिंदा है तो कला मिल क्यों नहीं रही। पिछले 15 सालों से आखिर किसी ने क्यों नहीं देखा। यह सवाल एसपी साहब को लगातार खाया जा रहा। जिसके बाद एसपी साहब ने उन तीनों सस्पेक्ट्स को फिर से थाने बुलाया। उनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ की गई और कई तरह की तरकीबें अपनाई गईं ताकि कोई तो अपना मुंह खोले। यहाँ तक कि उनकी पत्नियों को बुलाकर भी सवाल जवाब हुए, पर नतीजा वही रहा, कुछ हाथ नहीं। मामूली झगड़ों के अलावा उन पर कोई और बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। फिर एक अहम मोड़ आया जब पुलिस को प्रमोद के बारे में एक बड़ी बात पता। जब प्रमोद अपनी बीवी को लेने ससुराल गया था तब उसने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया था। उसने पेट्रोल से भरी बोतलें और पटाखे ससुराल के घर पर फेंके ताकि वहां आग लगे। लेकिन असली बात तो इसके बाद आती। ससुराल के पड़ोसियों ने नशे में धुत प्रमोद को यह चिल्लाते हुए सुना था कि मैं तुम्हें भी कला की तरह मारकर गाड़। जब पुलिस ने प्रमोद की पत्नी से इस बारे में पूछा कि क्या उसके पति ने वाकई ऐसा कुछ कहा था तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं। खैर, अब एसपी साहब के सख्त ऑर्डर थे तो पुलिस वालों को किसी भी हाल में इस केस को सुलझाना ही। पुलिस ने अब एक नई टेक्निक वे सिविल वर्दी में प्रमोद के उस पसंदीदा ठिकाने पर पहुंचे जहां वह अक्सर शराब पीने आता। पुलिस ने उसे जमकर शराब पिलाई ताकि नशे की हालत में वह अपना मुंह तोते की तरह खोल दे। ना जाने कितनी बार पुलिस वालों ने उसके साथ बैठकर शराब पी, उसकी जासूसी की और अपने कई दिन बर्बाद किए, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं। आखिरकार एसपी साहब ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। उन्होंने प्रमोद को बीच रास्ते से उठाया और थाने ले आए। पहले तो उसकी जमकर खातिरदारी की गई और फिर उसके साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला। एसपी साहब ने उससे कहा, तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं और तुम्हें कला के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह सुनते ही प्रमोद के पैरों तले जमीन घबराहट में अचानक उसकी जुबान फिसली और वह बोल पड़ा, साहब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। इसके बाद प्रमोद ने पुलिस वालों से कहा कि वह इस पूरी वारदात के पीछे की सारी कहानी सच सच बता दे अगर उसे सरकारी गवाह बना दिया जाए तो। खैर, पुलिस ने जो अंधेरे में तीर चलाया था वह सीधा निशाने पर लगा। एसपी साहब ने उसे आश्वासन दिया और कहा, अब सच उगलना शुरू कर। इसके बाद प्रमोद ने जो बताया वह रूह कपा देने वाला था। उसने कांपते हुए कबूल किया, हाँ साहब, कला का कत्ल हमने ही किया और सोमन जीनू भी इस जुर्म में मेरे साथ थे। उसने सफाई देते हुए कहा कि वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर वह उनके दोस्त अनिल को धोखा दे रही थी। इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड खुद अनिल ही था और उसी के उकसाने पर उन सब ने मिलकर कला की हत्या की। मगर जैसे ही पुलिस ने सवाल किया कि कला की लाश कहाँ है, प्रमोद के मुंह पर ताला लग गया और शर्मिंदगी से उसकी आंखें झुक गईं। पुलिस के बार बार पूछने पर भी उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। इसके तुरंत बाद पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों सोमन और जीनू को भी उनके ठिकाने से उठा लिया। शुरुआत में उन्होंने कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब पुलिस की सख्ती अपनी सीमा पार कर गई तब जाकर वे टूटे। आखिरकार उन्होंने तोते की तरह बोलना शुरू किया और उस दफन राज से पर्दा उठा दिया कि उन्होंने कला की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कला का गला दबाया तो वे बुरी तरह घबरा गए थे। उन्हें लगा कि कला की मौत हो चुकी है, इसलिए वे उसकी बॉडी को कार की डिग्गी में डालकर इधर उधर घूमते रहे कि इसे कहाँ फेंकें। पर उन्होंने नोटिस किया कि कला की सांसें अभी भी चल रही थीं। जब लाश ठिकाने लगाने की कोई जगह समझ नहीं आई तो आखिर में अनिल ने फैसला लिया कि वह कला को वापस घर ले जाएगा और उसे घर के टैंक में डाल देगा।
रात के अंधेरे में उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जैसे ही टैंक का ढक्कन खोला, वहाँ से इतनी गंदी बदबू आई कि अनिल को तुरंत उल्टी आ गई। वे सब उस बदबू से परेशान थे। जैसे ही वे कला को उठाकर टैंक में ढकेलने लगे, अचानक कला ने उनके हाथ पकड़ लिए। वह अपनी जान की भीख मांग रही थी और बार बार कह रही थी कि उसे बस अपने बच्चे को दे, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अनिल ने कला के चेहरे पर अपने पैर से जोर से मारा, फिर भी कला ने उन दोनों जनों के हाथ नहीं छोड़े। वह तड़पते हुए अनिल से बोली, मुझे जहर दे दो, पर इस तरह मत मारो, मेरा दम घुट। अब एक सेप्टिक टैंक में कैसी जहरीली गैसें होती हैं, यह शायद आप अच्छे से जानते होंगे। ऐसी मौत किसी की ना हो। खैर, अनिल को कोई रहम नहीं और सबने मिलकर उसे टैंक में ढकेल। कला के हाथ फिसलने लगे और फिर अचानक अनिल ने ढक्कन बंद कर दी। टैंक के अंदर से कला के रोने और चीखने की आवाज़ें आती रहीं। कला को अंदर तड़पता देख प्रमोद का दम घुटने लगा था। वो वहाँ से भाग। अगले कुछ पलों तक उस सेप्टिक टैंक के अंदर से दम घुटने वाली आवाज़ें आती रहीं। हवा के लिए तड़पती हुई कला धीरे धीरे अब शांत हो रही थी, पर अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यह सब बताते हुए, मेरा भी दम घुट रहा है। अब आगे आप खुद समझ जाइए। इतना बड़ा कांड हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। यह सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ अनिल के घर पहुंची और उस सेप्टिक टैंक को खोला गया। देखिए, 15 साल बहुत लंबा समय होता है और टैंक की गैस किसी भी इंसान के शरीर को गला देती है। टीम ने टैंक की पूरी तलाशी ली और वहां जमा सारा कचरा बाहर निकाला। वहां से उन्हें एक लॉकेट मिला जो कला का ही था। साथ ही बालों के कुछ गुच्छे और हड्डियों के टुकड़े भी मिले, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। पुलिस को लगा कि उन्हें कला के अवशेष मिल गए हैं, पर असली हैरानी तब हुई जब रिपोर्ट आई। पता चला कि वो सैंपल कला के थे ही नहीं। उस टैंक में किसी शव के होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अब सवाल यह था कि अगर वो हड्डियां और बाल कला के नहीं थे तो फिर किसके थे? यह एक और नया रहस्य बन गया। क्या कला का शरीर टैंक में ही पूरी तरह गल गया या फिर कोई और बात थी? इस पर अभी भी जांच चल रही है। अब पुलिस को अनिल से पूछताछ करनी होगी, जो इस पूरे केस का मुख्य आरोपी है। वह आज भी इजराइल में मजे की जिंदगी काट रहा है, बिना किसी पुख्ता सबूत के। उसे इजराइल से भारत वापस लाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह खुद तो कभी लौट कर आएगा नहीं। इधर कला के भाई को इस बात का गहरा दुख है कि उसने हमेशा अपनी बहन को ही गलत समझा और उसके बारे में न जाने क्या क्या सोचा, यहाँ तक कि उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, वह गुमनाम चिट्ठी किसने लिखी थी? पुलिस जिसे ढूंढने में नाकाम रही थी। सच सामने आने पर उस शख्स ने खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दी। पहले पुलिस को शक था कि यह काम शायद प्रमोद की पत्नी का है, लेकिन वह लेटर लिखने वाला एक साधारण सा शरीफ इंसान निकला, जो बस शराब पीने का शौकीन था। एक दिन जब प्रमोद शराब के ठेके पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तब उसके मुंह से निकल गया कि वह अपनी पत्नी को भी वैसे ही मार देगा जैसे 15 साल पहले उन्होंने कला को मारा था। वहाँ मौजूद उस शख्स ने यह बात सुन ली। उसे नहीं पता था कि वह कौन सी कला है, पर उसने एक छोटा सा रिस्क लिया और पुलिस को लेटर लिख दिया। उसने सोचा कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई होगी तो पुलिस खुद पता लगा लेगी। उस अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी कोशिश ने इतने बड़े राज से पर्दा उठा दिया। अगर वह लेटर ना मिलता तो यह केस कभी खुल ही नहीं पाता।